बजट 2026 सरकार के बही खाते में क्या होगा? सरकार परफॉर्म, रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म में कैसे आगे बढ़ेगी? पहली बार बजट वाला रविवार। शेयर मार्केट को खोल दिया गया है। महिला, युवा, गरीब, किसान हो या फिर मिडिल क्लास की आशा, कोई भी ना हो निराश। सरकार किसका रखेगी ख्याल? किस वर्ग के लिए होगा बजट खास? ये सब हम लोग के दिमाग में लगातार चल रहा है और इस बजट में हम यही लेकर प्री बजट चर्चा में हाजिर हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं निखिल सिंह और मेरे साथ है मेरी सहयोगी भावना। धन्यवाद निखिल। और संसद भवन पहुंच चुकी हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। कुछ ही देर में कैबिनेट की बैठक होने वाली है। उससे पहले इस वक्त की मुख्य सुर्खियों पर नजर डाल लेते हैं। मोदी 3.0 का तीसरा बजट आज देश की तेजी से बढ़ती रिफॉर्म एक्सप्रेस के साथ 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य पूरा करने वाला होगा बजट। अब से कुछ ही देर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति से की मुलाकात। लगातार नवा बजट पेश करके आज नया इतिहास बनाएंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। जीएसटी रिफॉर्म के बाद हर वर्ग की वित्त मंत्री से बड़ी उम्मीद। इकोनॉमिक सर्वे में भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश। 2027 में आर्थिक ग्रोथ 6.8 से 7.2% रहने का अनुमान। तो वित्त मंत्री के तौर पर निर्मला सीतारमण अब से कुछ देर बाद संसदीय इतिहास में नया रिकॉर्ड बनाने जा रही हैं। आपको लगातार डीडी न्यूज सरल और सीधे भाषा में बता रहा है कि बजट 2026 कैसे होने वाला है। लगातार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये नवा बजट पेश होने वाला है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि ऐसा करने वाली वो देश की पहली महिला होंगी और ये भारत के संसदीय इतिहास का गौरवशाली पल होगा जिसके हम सभी साक्षी बनने वाले हैं। 11 बजे लोकसभा में पेश होगा बजट, जहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नया इतिहास रचने वाली हैं। जी बिल्कुल। और जब हम कहते हैं विमेन लेड डेवलपमेंट वाला देश भारत हो चुका है तो ये भी उसकी एक नजीर है। निर्मला सीतारमण अपना नवा बजट पेश कर रही है। और आपको साथ ही साथ बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संसद भवन पहुंच चुके हैं। कैबिनेट की बैठक होने वाली है कुछ ही देर में, जहां एक एक करके बजट पेश करने से पहले की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। इससे पहले राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात हुई और अब कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिलेगी बजट को, जिसके बाद वित्त मंत्री सीधे तौर पर 11 बजे संसद भवन पहुंचेंगी और लोकसभा के पटल पर बजट का भाषण पेश करेंगी, जिससे सभी को इस समय उम्मीदें हैं। हर वर्ग इस समय आस लगाकर बैठा है कि उसकी जो बजट की उम्मीदें हैं, क्या उस पर यह बजट 2026 खरा उतरेगा या नहीं। बिल्कुल, सभी को उम्मीदें हैं। जो मिडिल क्लास है, जो किसान हैं, जो उद्योगपति हैं, हर वर्ग को इस बजट से उम्मीदें हैं। क्या कुछ मिलेगा इस बजट में और इस बजट में के पिटारे में, वित्त मंत्री के पिटारे में क्या कुछ है, ये 11 बजे हमें पता चल सकेगा। फिलहाल कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री समेत तमाम जो नेता हैं और मंत्री हैं वो पहुंच चुके हैं इस वक्त और एक नया इतिहास रचने की दहलीज पर खड़ी हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। और सभी को उम्मीद है इस बजट से कि सबके लिए इस बजट के पिटारे से, निर्मला सीतारमण के पिटारे से कुछ ना कुछ मिलेगा। आज अगर हम सुबह से गतिविधियों की बात करें तो सबसे पहले वित्त मंत्रालय के बाद वो राष्ट्रपति भवन गई, जहां पर उन्होंने राष्ट्रपति जी को इसकी एक प्रति सौंपी बजट की और साथ ही साथ इसकी मंजूरी भी ली। और जैसा कि परंपरा रही है पिछले कुछ वर्षों से, राष्ट्रपति ने निर्मला सीतारमण हमारी वित्त मंत्री को दही चीनी खिलाकर उनका स्वागत भी किया, उनको शुभकामनाएं भी दी। जो भारतीय परंपरा है उसका उन्होंने पालन किया। और अब संसद भवन पहुंच चुकी हैं निर्मला सीतारमण, जहां कैबिनेट की बैठक होने जा रही है और इस कैबिनेट की बैठक में इस बजट का प्रस्ताव पास किया जाएगा और उसके बाद 11 बजे ये बजट संसद में पेश किया जाएगा। सभी की निगाहें संसद में आज 11 बजे जब बजट पेश होगा तो सभी की निगाहें रहेंगी कि आखिर इसमें हर वर्ग के लिए, या ये कहा जाए कि हर व्यक्ति ये सोचेगा कि उसके लिए इस बजट में क्या है।
बिल्कुल, आप टीवी स्क्रीन पर काउंटडाउन देख रहे हैं कि लगभग 1 घंटे से भी कम का समय रह गया, करीब 55 मिनट बाकी हैं जब देश सुनेगा और देखेगा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब अपना लगातार नवा बजट पेश करेंगे और इतिहास रचेंगी। तो आज बजट 2026 में वो कौन सी मुख्य बातें होंगी जिनको वित्त मंत्रालय की तरफ से पेश किया जाएगा, वित्त मंत्री की तरफ से पेश किया जाएगा। लेकिन अभी की गतिविधि की बात करें तो अब से कुछ देर में कैबिनेट की बैठक होने वाली है। लगातार केंद्रीय मंत्री वहां पहुंच रहे हैं, संसद भवन पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संसद भवन पहुंच चुके हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी, जहां बजट को मंजूरी मिलेगी और फिर लोकसभा में बजट को पेश किया जाएगा। और राष्ट्रपति ने भी वित्त मंत्री को अपनी शुभकामनाएं दी हैं और कैबिनेट बैठक में अब इंतजार है कि बजट को मंजूरी मिलेगी। और आपको बता दें कि इस बार बजट से लगातार, क्योंकि हर साल उम्मीदें होती हैं, तो इस बार भी उम्मीदें हैं कि इस बार बजट किस वर्ग के लिए होगा, किस क्षेत्र को ज्यादा तवज्जो दी जाएगी और किस वर्ग को ज्यादा फोकस किया जाएगा। और इस वक्त देख पा रहे हैं किरण रिजिजू जो कानून मंत्री जी, वो कुछ बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं। पूरा देखता है कि भारत का बजट में क्या होगा, तो सब हम लोग अच्छा से उम्मीद के साथ आज बजट सुनेंगे। क्या दे रहे थे, बजट आने से पहले बता रहे थे कि वो सकारात्मक है, देश इस समय सकारात्मक है और सभी की निगाहें अब टिकी हैं बस 1 घंटा और 1 घंटे से भी कम का भी समय। और इस समय हमारे साथ विशेष मेहमान भी जुड़े हुए हैं, ऋषि भटनागर जुड़े हुए हैं जो कि आईटी एक्सपर्ट हैं। आइए सीधा ऋषि जी का रुख करेंगे। ऋषि जी, क्योंकि कहा जा रहा था कि एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमने यहाँ खड़ा किया, तो आइए अब वक्त आ गया है, आर्थिक सर्वेक्षण में भी कहा गया है कि अब ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करें जो इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो। एआई पे लगातार जोर दिया जा रहा है, एआई पर किस तरीके का इस बार बजट फोकस कर सकता है, क्योंकि एआई इम्पैक्ट समिट भी आ रही है। देखिए, फ्यूचर ऑफ इकोनॉमी इज ऑन एआई। इस तरह से सभी लोग जानते हैं कि एआई के ऊपर ही सारा का सारा विश्व अब आगे घूमेगा, हर एक सेक्टर के अंदर यही होगा। फ्यूचर की स्किल्स एआई डिपेंडेंट होंगी, फ्यूचर की जॉब्स एआई डिपेंडेंट होंगी, जिसके लिए आज की तारीख में हमें टीचर्स को ट्रेनिंग के साथ साथ स्टूडेंट्स को ओरिएंट करना पड़ेगा, साथ ही साथ एक कंप्लीट एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा जी। जब मैं एआई के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता हूं तो मैंने पहले भी कहा कि 3% डेटा स्टोरेज का फैसिलिटी हमारे देश में है, जबकि 17% ऑफ द ग्लोबल डेटा हम प्रोड्यूस करते हैं जी। इसका मतलब है कि स्टोरेज से लेके जो जीपीयू जिसपे कंप्यूट होता है उसकी कॉस्ट बहुत हाई है। आज की तारीख में उसकी कॉस्ट की वजह से कई स्टार्टअप्स, कई कॉलेज के स्टूडेंट्स वो इनोवेशन नहीं कर पा रहे जो उनको होनी चाहिए। हम जब इन एआई के फील्ड में बढ़ रहे हैं, हम 19 और 20 को ग्लोबल समिट को होस्ट करेंगे, ऐसे समय में हम किस प्रकार एक कंप्लीट एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई को एक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह सोचें। जैसे कि हमको देश के लिए रोड चाहिए, देश के लिए आपको पावर सेक्टर चाहिए, देश के लिए आपको डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वैसे आपको एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को भी एक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे लेके जाने की जरूरत है। और इसी के साथ साथ क्योंकि फ्यूचर की एजुकेशन, फ्यूचर की नॉलेज, ये सभी कुछ इस पे डिपेंडेंट होगा, तो हम क्यों ना एक नेशनल एजुकेशन ग्रिड क्रिएट करें, जिसके तरह से हम जो हैं, जैसे आईआईएम्स, आईआईटीज, एनआईटीज, इन नेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर जो पढ़ाई होती है, उस नॉलेज को हम पैन इंडिया हर एक लेवल पे उसको अवेलेबल कराएं। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल होगा तो ये सब चीजें कर पाएंगे। और अपने डेटा को, अपने इंटेलिजेंस को, अपने लर्निंग मॉडल्स को हम कैसे सिक्योर कर पाएं और उन्हें अपने पास रख पाएं। मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का एक बहुत बड़ा स्वप्न है ताकि हिंदुस्तान की मैन्युस्क्रिप्ट्स को सेव किया जाए और उनको कैसे एआई इनेबल किया जाए जी। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर ज्ञान भारत मिशन के ऊपर काम चल रहा है, जिसके अंदर हमारी मैन्युस्क्रिप्ट्स को डिजिटलाइज करके, हमारी स्क्रिप्ट्स के ओसीआर्स लिख के उनको एआई इनेबल्ड कैसे किया जाए, इसकी भी एक प्रदर्शनी मुझे उम्मीद है कि इस बार हम 19-20 में देखेंगे। भारत जो है वो विविधता से भरा देश है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी ये विजन है कि जब हम एआई को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, तो जो हमारा बहुभाषीय देश है, ऐसे में जो एआई में लगातार जो है अलग अलग भाषाओं का भी इस्तेमाल हो और जो अलग अलग राज्य से जुड़े लोग हैं वो इसका भरपूर लाभ ले सके। ऐसे में बजट से ये भी
उम्मीद की जा रही है। यहाँ हमारे साथ दक्षिता दास भी जुड़ गई हैं जो एमडी है नेशनल हाउसिंग बैंक की। बहुत बहुत स्वागत है दक्षिता जी आपका डीडी न्यूज पर। यहाँ आपसे पूछना चाहूंगी, अगर बैंकिंग सेक्टर को देखा जाए, इंश्योरेंस सेक्टर को देखा जाए, तो क्या बड़ी उम्मीदें इस समय इस बजट के साथ की जा रही है? क्योंकि इंश्योरेंस में हम लगातार देख रहे हैं कि एफडीआई बढ़ा है और इंश्योरेंस में लगातार इंश्योरेंस एक्ट को भी सरलीकरण करने की कोशिश यहाँ की गई है। हाँ, क्योंकि देखिए भारत में इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन काफ़ी लो है। उसको बढ़ोतरी देने के लिए हम देख रहे हैं कि गत महीनों में सरकार ने काफ़ी निर्णय लिए हैं ताकि इंश्योरेंस सेक्टर को बढ़ावा दिया जाए और लोग इंश्योरेंस के कवर में आए, जो कि बहुत ही अति अनिवार्य है। हमारा फोकस केवल लाइफ इंश्योरेंस पर है आज की तारीख में। बाकी क्षेत्र जो हैं वो थोड़े से निगलेक्टेड पड़े हुए हैं। तो मैं तो उम्मीद व्यक्तिगत तौर पर कर ही रही हूँ कि इंश्योरेंस को लेकर या तो टैक्स की तरफ से या फिर जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं उसको लेकर कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट होगा। इसी तरीके से जो बैंकिंग सेक्टर है हमारा, देखिए पब्लिक सेक्टर बैंक भारत की स्तंभ है, क्योंकि उन्हीं से सबसे ज्यादा आउटरीच है, उन्हीं से सबसे ज्यादा आप देखिए जो जैम ट्रिनिटी है, जो भी कवरेज है वो सब इन्हीं के थ्रू से हुआ है, इन्हीं के माध्यम से हुआ है। क्या इस बजट में इनमें और निवेश डाला जाएगा? क्या कुछ और इसमें फर्दर डिसइन्वेस्टमेंट के टारगेट्स आएंगे? क्या आउटराइट सेल होगा? ये सब चीज़ें देखने की ज़रूरत है, क्योंकि आज की तारीख में यदि हम देखें तो हमारे पास बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल सेक्टर को लेकर अनिवार्य है कि हम तब्दीली करें। भारत एक विश्व युद्ध में फंसा हुआ है एक तरीके से, क्योंकि हमारे हाथ में सब फैक्टर्स नहीं है। उसमें जो है हमारे मौजूदा जो स्तंभ हैं उनको और मजबूत करना अति अनिवार्य है, जो कि मुझे लगता है इस बजट में कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट होगा। जी जी बिल्कुल। एक बात और आपसे समझना चाहेंगे, हाउसिंग सेक्टर को लेकर के भी बात हो रही है। फिलहाल इस सवाल पर हम आए आपके पास, उससे पहले भावना ये बताएंगे कि निर्मला सीतारमण की साड़ी इस बार किस तरह से खास थी? बिल्कुल, निर्मला सीतारमण जब भी बजट पेश करने आती हैं उससे पहले वो क्या परिधान पहन कर आ रही हैं, क्या साड़ी पहन कर आ रही है, वो भी बड़ा चर्चा में रहता है। तो निर्मला सीतारमण की साड़ी इस बार कौन से रंग की है और कैसे है? तो आज उन्होंने, आपको बता दें कि बैंगनी कांजीवरम सिल्क की साड़ी पहनी है जिसमें सुनहरे भूरे चेक और कॉफी ब्राउन बॉर्डर है। तो आपको बता दें कि अब तक बतौर वित्त मंत्री जो है वे 8 बजट पेश कर चुकी हैं और हर बार उनकी जो साड़ी है वो विशेष चर्चा में रहती है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि साल 2019 से लेकर 2025 के बीच उन्होंने बजट पेश करते हुए मंगलगिरी से लेकर मधुबनी साड़ियां पहनी हैं और आज भी जो वो साड़ी पहनकर आई हैं वो भी विशेष चर्चा बनी हुई है। और आपको बता दें साथ ही साथ कि क्योंकि ये नवा बजट है उनका और जो उनकी साड़ियां होती हैं वो विशेष तौर पर हमेशा चर्चा का इसलिए विषय रहती हैं क्योंकि देश की विविध बुनाई शैलियों को ये जो साड़ियां हैं वो प्रदर्शित करती हैं। तो वित्त मंत्री के तौर पर निर्मला सीतारमण ने जब बजट पेश किया है उनकी साड़ियों ने खूब सुर्खियां बटोरी हैं। सोशल मीडिया पर भी लगातार वे चर्चा का विषय बनी रहती हैं, क्योंकि जब बजट पेश करने से पहले वो साड़ियां पहनती हैं तो अपने साड़ी भी बहुत कुछ कहती है, वो रंग बड़ा कुछ कहता है कि विकास की डोर कैसे होगी, आगे किस तरीके का संदेश यहाँ से मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो उनकी साड़ी, ये जो आप तस्वीरें अच्छा, उनके रंगों के पीछे जो अर्थव्यवस्था के कई संदेश छिपे होते हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं, हर रंग का जो है कोई ना कोई उसका संकेत होता है, कोई अर्थ होता है। पिछले 8 बजट में साड़ियों के जरिए निर्मला सीतारमण ने कैसे पावरफुल मैसेजेस दिए। एक साथ 8 तस्वीरें जो आप देख रहे हैं तो ये अलग अलग हैं और इन सब के कुछ संकेत हैं, कुछ मैसेजेस हैं। 2019 में आपने पहले बजट में उन्होंने गुलाबी साड़ी पहनी थी। गुलाबी रंग ठहराव के साथ शालीनता और गंभीरता का भाव दिखाता है। और बजट 2020 की अगर बात, रिफॉर्म्स को एक संदेश दिया, वो संदेश अभी सबको भी मिल को ही कैसे कैसे ऑल सेक्टर में वो चल रही। मेरा इतने ही, इन 26 विल फोकस टू यूथ, फार्मर्स एंड बैकवर्ड सेक्शन, ऑल्दो इकोनॉमिक एंड अदर्स कंट्रीज। नो, आपको मालूम है दूसरा देश में पैसा का कितने भी ये हो रहे, बाद में इंडिया में वैसा प्रॉब्लम नहीं है, वैसा प्रॉब्लम नहीं। विकसित भारत में कैसा करने का मोदी जी का एक संकल्प है। सभी एक हम, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी हमारा पार्टी का एक बड़ा नेता है, 9th बजट वही अभी प्रेजेंट कर रहे। इसलिए विकसित भारत में 2026 का किसी को किसे कैसा
दिया तो देश को प्रगति होने का होता है, वो सभी दे रही। रेलवे इज द ग्रोथ इंजन ऑफ मॉडर्न इंडिया, इट इज द स्ट्रांग पिलर ऑफ विकसित भारत। इसलिए लास्ट टाइम भी मोदी जी रेलवे बजट कॉमन बजट में मिल कर को लास्ट टाइम भी बहुत अच्छा अलॉटमेंट किया था, इसलिए काम भी हो रही। मोर देन 80, 85, 90% रेलवे में कैसा काम चल रहा है आपको भी मालूम है। विकसित भारत में क्या क्या करेगा आपको मालूम है। रेलवे का गति देश का प्रगति करके एक संदेश भी मोदी जी दे रहे, इसलिए ये बजट एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहता है। लास्ट ईयर क्या क्या हम डेवलपमेंट को आद्यता दिया था, वो सब भी मिल को दूसरा सेक्टर को कैसा देना क्या किया तो डेवलपमेंट होता है, स्पेशली इन डाउन ऑर्डर्स पुअर इंक्लूडिंग विलेज साइड, तालुका लेवल, होबड़ी लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, सबको भी ऑल सेक्टर को भी प्रोमिनेंस दे रहे। तो आप सुन रहे थे पी सोमन्ना जो एमओएस रेल हैं, और ये बता रहे थे कि वित्त मंत्री जब रेल बजट भी पेश करेंगी तो किस तरीके से रेल सेक्टर पर इस समय फोकस किया जाएगा। और लक्ष्य वही है, विकसित भारत एट 2047, जिसके लिए हम लगातार अग्रसर हैं। और हम आपको साथ साथ ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, और वो है वित्त मंत्री की साड़ी से जुड़ी तस्वीरें, जो लगातार एक वो साड़ी, वो परिधान जो एक विशेष मैसेज हमेशा बजट से पहले लेकर आता है। 2019 से लेकर 2025 तक की ये हर साल की तस्वीर आप देख रहे हैं, और हर रंग अपने आप में एक मैसेज दे रहा है। हमारे सांस्कृतिक गौरव जो है उसको भी दर्शा रहा है। हमारा जो देश, जो विविधता से भरा हुआ देश है, उसकी प्रस्तुति भी यहाँ पेश कर रहा है। अलग अलग राज्यों से जब जो परिधान है, जो साड़ी जो परिधान है, उसको वित्त मंत्री जब पहनती हैं तो एक अलग मैसेज यहाँ से बजट से पहले जाता है। 2019 से लेकर 2025 तक लगातार 8 बार बजट पेश कर चुकी हैं, और देश की विविध बुनाई को शैलियों को प्रदर्शित करती हैं। और इस समय बजट से पहले गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, आइए आपको वो सुनवाते हैं। 2014 से लेकर के निरंतर आने वाला हर बजट एक के बाद उस अनुक्रम में आगे बढ़ने की एक पायदान के अगली पायदान के रूप में होता है। इस बार का बजट भी भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाने वाला होगा। और किरण रिजिजू क्या कुछ कह रहे हैं, आइए देखते हैं। ऐतिहासिक बजट होगा और विकसित भारत का एक रिफॉर्म एक्सप्रेस, प्राइम मिनिस्टर का रिफॉर्म एक्सप्रेस बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। और भारत का बजट को आज के दिन में विश्व देखता है, पूरा देखता है कि भारत का बजट में क्या होगा। तो सब हम लोग अच्छा से उम्मीद के साथ आज बजट सुनेंगे। जी बिल्कुल, तो रिफॉर्म एक्सप्रेस किस तेजी से आगे बढ़ेगी, इस बात की उम्मीद बिल्कुल। और बजट सत्र की जब शुरुआत भी हुई थी ना निखिल, तब भी प्रधानमंत्री ने कहा था परफॉर्म, रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म। तो रिफॉर्म एक्सप्रेस पर हमारा बजट चल चुका है। और इसलिए भी है क्योंकि आपने देखा होगा जिस तरह से जीएसटी रिफॉर्म्स हो या फिर जो कृषि कानूनों की बात रही हो, तमाम सारे रिफॉर्म्स लगातार आते रहे। तो इस बार सबको ये उम्मीद है कि ये जो बजट है वो भी जो उस पर रिफॉर्म की जो प्रक्रिया है वो जारी रहेगी। फिलहाल मुंबई का रुख करेंगे, यहाँ पर हमारे संवाददाता शिशिर सेलार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और देखते हैं कि वो हमको क्या जानकारी दे रहे हैं। शिशिर हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, लेकिन शिशिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, हमें ये बताया जा रहा है कि शिशिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो शिशिर, आर्थिक राजधानी है मुंबई, बहुत ज़्यादा हलचल इस बजट को लेकर वहाँ भी है। तो शिशिर ज़रूर, जी शिशिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिशिर, किस तरह से एक्सपेक्टेशंस इस वक्त की जा रही हैं, क्या कुछ जानकारी आप देंगे, और आपके साथ कोई खास मेहमान भी है शायद? बिल्कुल, देखिए साहब, सबसे पहले बात करेंगे बजट की, और खासतौर पर रविवार के दिन जो है आज मार्केट ओपन हो चुका है। मार्केट थोड़ा लैकलस्टर जरूर है, क्योंकि जिस प्रकार से ओपन हुआ हमने देखा कि रेड जोन में गया था, उसके बाद फिर से मार्केट में एक बार रिकवरी दिखाई दे रही है। जिस प्रकार से एफआई सेलिंग है, इसका प्रेशर भारत पे जरूर रहेगा, लेकिन इस बजट में क्या उस पर कोई जवाब मिलता है या नहीं, सबसे प्रमुख बात होगी। इस वक्त हमारे साथ इंडस्ट्री प्लेयर्स है, हमारे साथ शीतल कालरा है, डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल आईएमसी, और हमारे साथ संजय मेहता सर भी है, जो कि देखेंगे किस प्रकार से ओवरऑल जो इंडस्ट्री है वो एक्सपेक्ट कर रही है कि इस बार बजट में क्या होना चाहिए। सबसे पहले शीतल मैम आपसे, जिस प्रकार से हमने देखा 9वां बजट होगा वित्त मंत्री का, ये महिला सशक्तिकरण का एक अगर देखा जाए तो नायाब उदाहरण है। खासतौर पर जिस प्रकार से पिछले कई सालों से लगातार महिला सशक्तिकरण को जो तवज्जो दी गई है, और साथ ही साथ स्किल डेवलपमेंट पर महिलाओं को भी ध्यान दिया गया है, इस बार आप एक्सपेक्ट करिए कुछ अलग होगा?
बिल्कुल, इस बार महिलाओं पे और उनके कौशल विकास पे विशेष ध्यान दिया जाएगा, ये मेरी अपेक्षा है। स्किलिंग पे वैसे भी भारत सरकार ने महिलाओं पे काफ़ी ध्यान दिया गया है। मुद्रा योजना है, बेटी पढ़ाओ योजना है, तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से इस बजट में भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। स्पेसिफिक एक ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन जो बजट से आपकी इस बार होगी जो शायद आप चाहेंगे कि इस बार पूरी हो जाए? वैसे तो आई एम क्वाइट श्योर कि महिलाओं के साथ युवाओं पे भी काफ़ी ध्यान दिया जाएगा, उनके स्किलिंग पे, उनके कारोबार पे और एजुकेशन और जो इंडस्ट्री है और स्किलिंग है एजुकेशन को, उनको ज्वाइन करके काफ़ी ही उद्योग होगा। बिल्कुल संजय सर, एक प्रमुख बात ये भी है कि इस बार मार्केट जो है हमने देखा कि लैकलस्टर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन निगाह इस बार ये है कि किस प्रकार से कैपेक्स बढ़ाया जाएगा, बोरोइंग बढ़ाई जाएगी, इंडस्ट्री इसको किस प्रकार से देख रही है इस बजट को? मार्केट का रिएक्शन जो ओपनिंग आवर्स में होता है सामान्य तौर पे वही रहा है। उसका रिएक्शन और इंडस्ट्री का, उद्योग का रिएक्शन तब होगा जब निर्मला जी बजट पेश करेंगी सदन में, और उसके आधे घंटे के बाद जो जो अनाउंसमेंट हुआ है उसके ऊपर इंडस्ट्री का रिएक्शन होगा, मार्केट का रिएक्शन होगा। हम हर साल देखते हैं जो ऊपर नीचे 100 पॉइंट 200 पॉइंट इस तरह से मार्केट चलेगा। आपने जो दूसरा सवाल पूछा, तो उद्योग जगत अभी ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि डिमांड साइड जैसा जीएसटी रिफॉर्म किए, इनकम टैक्स में राहत दिया था लास्ट ईयर में, तो डिमांड साइड में काफ़ी सरकार ने किया है पिछले एक साल में। तो अब उद्योग जगत की ये अपेक्षा है कि सप्लाई साइड में इस बजट में क्या प्रावधान होगा, जिसकी वजह से जैसा सर्वे ने कहा है कि मैन्युफैक्चरिंग को एक इम्पैक्टस देना चाहिए, खास करके स्वदेशी को। आजकल जो हालत चल रही है जियोपॉलिटिक्स में, उस हालत को नज़र में रख के उद्योग प्रकार से हमने देखा, आप जो बात कह रहे हैं कि उसमें तो जिस प्रकार सरकार एक्सपोर्ट्स के लिए प्रमोशन काउंसिल बोर्ड्स है उसके जरिए हेल्प कर रही है, साथ ही साथ एमएसएमईज के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम्स भी है। हालांकि ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। इससे आपको लगता है कि मार्केट या फिर इंडस्ट्री जो है इसको पॉजिटिव वे मिलेगी? एक्सपोर्ट सपोर्ट स्कीम अभी 2 महीने पहले ही सरकार ने उसमें आउटले दिया है, काफ़ी बड़ा आउटले दिया है, और एक एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर भी उसमें किया है एमएसएमई के लिए। और प्रावधान इस बजट में फोकस होगा मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट ग्रोथ के लिए। सप्लाई साइड पर ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है, स्किलिंग पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इंडस्ट्री का अगर देखा जाए सीधा नज़रिया है कि अगर इन चीज़ों पर फोकस करेंगे तो जाहिर सी बात है इसका सीधा असर पॉजिटिव मार्केट आउटलुक पे मिलेगा। तो आप देख रहे थे मुंबई से ये सीधा हाल, जहां किस तरीके से वहां बजट एक्सपेक्टेशन साफ तौर पर दिख रही हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि तमाम वर्गों में हम देख रहे हैं कि इस समय एक सकारात्मकता है, एक पॉजिटिविटी है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हमारे साथ और विशेष मेहमान जुड़ेंगे। आप लगातार डीडी न्यूज पर बजट 2026 की एक खास पेशकश देखते रहें। क्या आपकी कार पार्किंग में सेफ है? मेडिकल इमरजेंसी का खर्चा कौन देगा? सिर्फ लॉक करने से घर सेफ थोड़ी ना होता है। टेंशन लोगे तो दिमाग तो घूमेगा ही। थोड़ा सिंपल सोचो, नेशनल इंश्योरेंस के मेडिक्लेम, मोटर्स, हाउस होल्डर्स एंड शॉपकीपर इंश्योरेंस के साथ। नेशनल इंश्योरेंस, सुरक्षा आपकी, जिम्मेदारी हमारी। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ओ हरि भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें।
क्या आपकी कार पार्किंग में सेफ है? मेडिकल इमरजेंसी का खर्चा कौन देगा? सिर्फ लॉक करने से घर सेफ थोड़ी ना होता है। टेंशन लोगे तो दिमाग तो घूमेगा ही। थोड़ा सिंपल सोचो, नेशनल इंश्योरेंस के मेडिक्लेम, मोटर्स, हाउस होल्डर्स एंड शॉपकीपर इंश्योरेंस के साथ। नेशनल इंश्योरेंस, सुरक्षा आपकी, जिम्मेदारी हमारी। संडे को भी लैपटॉप पे लगे हो? अरे काम वाम छोड़ो, लाइफ में थोड़ा इंटरेस्ट लो। आपके लिए रिक्लाइनर चेयर ऑर्डर कर रहा हूँ, ये देखो। अरे इतनी महंगी चेयर क्यों ले रहा है? आप ही कहते हो लाइफ में ज्यादा इंटरेस्ट लो। अब जब ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है तो कहीं खर्चने तो दो। ज्यादा इंटरेस्ट? स्टेबल मनी पे घर बैठे एफडी कराएं और पाएं 8% तक इंटरेस्ट। स्टेबल मनी, इंडिया का एफडी बुकिंग ऐप, डाउनलोड नाउ। क्या आपकी कार पार्किंग में सेफ है? मेडिकल इमरजेंसी का खर्चा कौन देगा? सिर्फ लॉक करने से घर सेफ थोड़ी ना होता है। टेंशन लोगे तो दिमाग तो घूमेगा ही। थोड़ा सिंपल सोचो, नेशनल इंश्योरेंस के मेडिक्लेम, मोटर्स, हाउस होल्डर्स एंड शॉपकीपर इंश्योरेंस के साथ। नेशनल इंश्योरेंस, सुरक्षा आपकी, जिम्मेदारी हमारी। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और मोदी 3.0 का बजट, तीसरा बजट आज पेश किया जा रहा है। सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं और आप देख सकते हैं इस वक्त जो हलचल है वो संसद भवन में आपको देखी जा सकती है। डॉक्टर एस जयशंकर विदेश मंत्री इस वक्त कैबिनेट की बैठक में हिस्सा लेने के लिए जाते हुए, जैसा कि ये समझा जा रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री मौजूद हो चुके हैं, वहां पर मौजूद हैं, गृह मंत्री मौजूद हैं। तो ये जो हलचल है संसद भवन के अंदर की, वो भी हम आपको बीच बीच पे दिखाते रहेंगे। और क्या कुछ चल रहा है, जैसा कि लगातार भावना इस बात को कह रही हैं कि हर पल की खबर हम आपको डीडी न्यूज पर लगातार दिखाते रहेंगे। इस बजट से क्या कुछ उम्मीदें हैं, किस तरह से ये बजट लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने जा रहा है और क्या कुछ खास हो सकता है इस बजट में, इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। क्या कुछ लोगों की एक्सपेक्टेशंस है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ दक्षता दास, जो कि नेशनल हाउसिंग बैंक की चेयरपर्सन है, वो भी हैं हमारे साथ में। ये आप देख सकते हैं निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री, और इसके साथ ही साथ जो तमाम देख रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान, और इसके पहले चिराग पासवान। और आप देख रहे हैं कि ये संसद भवन की तस्वीरें, जहां कैबिनेट की बैठक होने वाली है, जहां बजट को मंजूरी मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है और अब से कुछ ही देर का इंतजार है। और कुछ ही देर में ये कहा जा रहा है कि बजट पेश होने से पहले ये आखिरी पड़ाव होता है जब कैबिनेट में मंजूरी मिलती है और मंजूरी के बाद बजट को पेश किया जाता है। और प्रधानमंत्री भी वहां पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त कैबिनेट की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह की भी तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हो रही है संसद भवन परिसर में। बैठक ये शुरू भी हो गई है, ये खबर हमारे पास आ रही है। संसद भवन परिसर में कैबिनेट की बैठक जो है वो शुरू हो गई है भावना, और कैबिनेट इस बजट को मंजूरी देगी। ये जो एक तरह से प्रोसीजरल, जिसको कहते हैं प्रक्रियागत, ये सारी चीजें हैं। और इसके बाद 11 बजे लोकसभा में ये बजट 9वीं बार लगातार ये जो महिला सशक्तिकरण की एक नई मिसाल, एक नया इतिहास रचती हुई निर्मला सीतारमण इस बजट को पेश करेंगी। बेहद खास है ये लगातार नवा बजट, और जैसा कि हमने आपको बताया कैबिनेट इस बजट को मंजूरी देगी और कैबिनेट की यह बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में इसकी शुरुआत हो चुकी है। भावना, बिल्कुल। तो सरकार के बही खाते में क्या होगा, युवा, किसान, महिला, गरीब, किस क्षेत्र में इस बार बजट 2026 का फोकस होगा, आपसे कुछ देर का और इंतजार। जब बजट 2026 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 8 बार जब दे चुकी हैं, अब नवा बजट वे पेश करने वाली हैं। और 2019 से 2025 तक का इस सफर निर्मला सीतारमण जब लगातार अब बजट पेश कर रही हैं, तो फोकस ये रह रहा है कि सरकार किसका ख्याल इस बार रखने वाली है, क्योंकि विकास दर एक अच्छे स्तर पर इस समय चल रही है। अगर अर्थव्यवस्था के तौर पर बात की जाए तो विश्व में चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन चुका है और लगातार
अग्रसर है 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को, और उसमें एक मजबूत अर्थव्यवस्था एक बड़ा फैक्टर प्ले करती है। और आइए अब एक और तरीके से, एक नए तरीके से आपको बजट में क्या कुछ खास रहने वाला है, मुकुल हमारे सहयोगी के पास ले चलेंगे जो आपको बताएंगे कि बजट से इस बार क्या क्या उम्मीदें रखी जा रही हैं। मुकुल, ओवर टू यू। शुक्रिया भावना और निखिल आप दोनों का। और ये बजट किस तरीके से खास रहेगा, जैसा हम लगातार बता रहे हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो कि लगातार 9वीं बार ये जो बजट है पेश करने जा रही हैं, 11 बजे बजट को पेश करेंगी। लेकिन इससे पहले के जो 8 बजटों की अगर हम बात कर ले यहाँ पर, उसमें उनकी जो स्पीच है, जो भाषण है, बजट भाषण, वो किस तरह का रहा है। 2019 की अगर बात की जाए तो करीब 2 घंटे 17 मिनट तक बजट भाषण में उन्होंने पूरा लेखा जोखा दिया था देश के आर्थिक विकास का। और सबसे ज्यादा लंबा जो भाषण उनका रहा 2020 में, करीब 2 घंटे 42 मिनट तक बजट स्पीच उनकी चली थी, जिसमें हमने देखा था किस तरीके से अलग अलग योजनाओं का जिक्र किया। 2021 की भी अगर बात की जाए तो करीब 1 घंटे 40 मिनट तक बजट स्पीच उन्होंने दी थी। इसके साथ ही 2022 की भी अगर बात की जाए तो वहां भी हमने देखा करीब 1 घंटे 31 मिनट तक तमाम जानकारी जो है वो उन्होंने साझा की थी। इसके अलावा 2023 पे भी नजर डालें तो करीब 1 घंटे 25 मिनट तक ये जानकारी उन्होंने साझा की देश के विकास को ध्यान में रखते हुए। और साथ ही अगर बात की जाए अंतरिम बजट 2024 की तो करीब 1 घंटे यानी 60 मिनट तक वहां भी जो बजट स्पीच है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया था। वहीं 2024 के मुख्य बजट की अगर हम बात करें तो करीब ये भी 1 घंटे 25 मिनट तक चला। और वहीं वर्ष 2025 की अगर बात की जाए तो वहां हमने देखा करीब 1 घंटे 17 मिनट में ही तमाम जो योजनाएं हैं उनकी जानकारी उन्होंने दी, टैक्स में छूट दिए, बड़ी राहत मिली। तो ये तो बात हुई उनके भाषण को लेकर। लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दें इन 8 सालों में किस तरह का ट्रेंड नजर आया है, सरकार का जो फोकस रहा है वो भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। और सबसे पहले अगर बात की जाए यहाँ पर किसान और ग्रामीण विकास को लेकर तो हमने देखा कैसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है वो बेहतर होती नजर आई है। किसानों के कल्याण के लिए अलग अलग योजनाएं लाई गई और उसके साथ साथ स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा जो है उस पर सरकार का एक फोकस जो है वो नजर आया है। इसके साथ ही अगर बात की जाए खासतौर से इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेक्स ग्रोथ पर, कैपेक्स लगातार बढ़ा है, उसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है वो हम देख पा रहे हैं देश में। और साथ ही डिजिटल इंडिया और टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए, हर चीज को सरकार जो है बढ़ावा देती नजर आ रही है और यही एक ट्रेंड जो है वो नजर आता है। वहीं एआई, ग्रीन एनर्जी, सस्टेनेबल ग्रोथ की अगर बात की जाए, यहां भी एक बेहतर ट्रेंड हम देख पा रहे हैं और एआई समिट भी जो है होने वाला है। वहीं आम जनता के लिए ना सिर्फ महंगाई पर नियंत्रण सरकार ने किया बल्कि उसके साथ साथ पिछले बार हमने देखा था टैक्स में एक बड़ी जो छूट है वो दी गई। और आइए अब एक बार फिर यहां रुक कर लेते हैं निखिल और भावना का। तो हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। निर्मल कुमार एसोचैम के प्रेसिडेंट हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे जब हम इस बजट की बात कर रहे हैं, निर्मल कुमार जी, बहुत सारे वर्गों की बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। और सबसे पहले जब हम इंडस्ट्री की बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करते हैं, सर्विस सेक्टर की बात करते हैं, क्या उम्मीदें हैं इंडस्ट्री को इस बार? धन्यवाद। देखिए, जीडीपी में अगर आज हम देखें तो टॉप 82% कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर का 54%, मैन्युफैक्चरिंग 13% और एग्रीकल्चर जो है हमारा 15% कंट्रीब्यूट करता है। और अगर मैं देखूं कि जो इकोनॉमिक सर्वे आया, सर्विस में 9% की ग्रोथ है, मैन्युफैक्चरिंग में 7 की और एग्रीकल्चर में 3% ग्रोथ। जो हमारे 140 करोड़ की पॉपुलेशन है और विकसित भारत, जैसे आपने बताया कि सरकार हर चीज को तब इच्छुक है कि हर तरीके से आगे बढ़े। और जो चीजें हुई, जीएसटी की जो रैशनलाइजेशन हुआ, जीएसटी रिडक्शन हुआ, इससे काफी बढ़ावा मिला है मैन्युफैक्चरिंग को। जो 12 लाख रुपए की टैक्स की छूट मिली, उससे बढ़ावा मिला, पर कैपिटा जेब में पैसा गया लोगों की जेब में। तो सरकार बड़ी पॉजिटिव है हर चीज को हर तरीके से ग्रोथ करने के लिए। लेकिन जो ये आस्क है हमारा इंडस्ट्री का, ये 9, 7 और 3 की बजाय मैं समझता हूँ 25 से 30% की ग्रोथ होनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो देश की पॉपुलेशन 140 करोड़ है और हमारी 61.5% जीडीपी जो है डोमेस्टिक है, यानी कि कंजम्पशन हमारी डोमेस्टिक है जी। तो इस पॉपुलेशन को देखते हुए, ग्रोथ को देखते हुए, और मैं समझता हूं कि कैपेक्स का इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपेक्स जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़े, 14-15 लाख करोड़ तक कम से कम उम्मीद है हमारी, जो 3% की जीडीपी है। और
ये बिल्कुल। तो हमारी कहीं मैन्युफैक्चरिंग ना कहीं सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर में मजबूती लानी है, कैपेक्स को मजबूती लानी है। दक्षता जी भी जुड़ी हुई है। दक्षता जी, यहाँ ये तो है कि हम सब पॉजिटिव हैं, लेकिन चैलेंजेस भी यहाँ बहुत है, क्योंकि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच जहाँ एक तरफ टैरिफ भी है, वहाँ हमारे रुपये को मजबूत करना है। ऐसे में इस बजट में क्या कोई आपको लगता है कि घोषणाएं हों या फिर नीतिगत बदलाव ऐसे आगे किए जाएं जहाँ हमने अपने रुपये को मजबूत करने के लिए आगे इस लक्ष्य को भी पूरा किया जा सके? वास्तविकता में ये होना अनिवार्य है और होगा भी, पर आमतौर से ये देखा जाए ये हमारे रिजर्व बैंक के तहत आता है रुपया को मजबूत करना। बजट में इस पर जो है चर्चा किस हद तक होगी वो मुझे एक जिक्र जरूर होगा, लेकिन कैसे इसको मजबूत किया जाए उसका रोड मैप के लिए हमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आदेशों का इंतजार करना पड़ेगा। और रही जो हमारे विशेषज्ञ कह रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, पिछले साल अगर हम देखा जाए तो रोड, रेल, ये एक बहुत ज़्यादा जीडीपी का परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। जो 2014 में आंकड़े थे और जो अब हैं उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और विकसित भारत का जो हमारा लक्ष्य है या ध्येय है, उसके लिए हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव है वो बहुत ही सुदृढ़ हो गई है। हमें जो देखनी है हमारी जो परेशानी है, जो कि आपके प्रश्न से थोड़ा हटकर है, वो ये है कि हमारे पास जनसंख्या है और जनसंख्या में हमारी युवा जनसंख्या है, और उसके लिए हमको नींव डालनी पड़ेगी शिक्षा के लिए, हेल्थ के लिए और घरों के लिए, क्योंकि हमारी जो शहरी क्षेत्र हैं उसमें ग्रामीण क्षेत्रों से बहुत लोग आ रहे हैं, उनके रहने का प्रबंध करना है। और जो एक चीज जिसका मैं बहुत ही उत्सुकता से इंतजार करूंगी वो होगा प्रदूषण। प्रदूषण पर कुछ ना कुछ चर्चा तो वित्त मंत्री को करना ही पड़ेगा, क्योंकि हाल में हमने देखा है पिछले 6-7 महीने से बहुत ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं कि भारत में जो प्रदूषण है, खासतौर से जो शहरी क्षेत्रों में है, उसमें जो है थोड़ी बहुत परेशानी तो हमने देखी है। जी बिल्कुल जी। तो दक्षता जी हम तक ये बता रही हैं कि ये जो चैलेंजेस हैं उनको भी किस तरीके से पूरा करना है। एसोचैम से भी हमारे साथ एक सवाल मैं दक्षता जी से जो पूछ रहा था वो शायद बीच पे रह गया था, बहुत सारे मूवमेंट्स लगातार आ रही थे। दक्षता जी, हम हाउसिंग सेक्टर पर जो आपने कहा कि सभी को घर मुहैया कराना और सस्ते में घर मुहैया कराना, सरकार की तरफ से उसके प्रयास किए जा रहे हैं, बावजूद इसके जब तक हाउसिंग सेक्टर अफोर्डेबल नहीं होगा सभी के लिए, किस तरह से आपको लगता है कि इसमें थोड़े और चेंजेस लाने की जरूरत हो सकती है इस बार? देखिए 2014-15 में अनाउंस किया था हाउसिंग फॉर ऑल, और पीएमएवाई प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम अनाउंस करी गई थी, पीएमएवाई 1, और लगभग 4 करोड़ मकान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोगों को दिए गए, जिसमें कि पक्का टॉयलेट है, पानी है, बिजली है। अब वो स्टेज पर हम आ गए हैं जहां हमें एक और स्कीम चाहिए जो कि अफोर्डेबल हाउसिंग की तरफ फोकस करे। अगेन मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि जो आपका ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्रों में आपका माइग्रेशन हो रहा है, उसमें अफोर्डेबिलिटी का एक मेन फोकस रहना चाहिए, क्योंकि हमारा जो लेबर फोर्स है वो आपकी उसको एक रहने का ठिकाना चाहिए। या तो हम एक टैक्स कंसेशन दें, या हम कोई इंटरेस्ट सबवेंशन दें, या हम स्कीम के कॉन्टूर्स इस तरीके से बनाएं कि अफोर्डेबल हाउसिंग जो है वो हर भारतीय नागरिक के पास पहुंचे। जी, 4 करोड़ सक्षम नहीं है, उससे ज्यादा हमें बढ़ना है। जी, एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए स्टूडियो में प्रोफेसर राकेश मोहन जोशी, वाइस चांसलर IIFT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। सर बहुत स्वागत है आपका। और यहाँ हम इनसे ये भी पूछना चाहेंगे कि जिस तरीके से IIFT यानी कि जिस तरीके से हमारा भारत वैश्विक पटल पर एक अलग पहचान बनाता हुआ नजर आ रहा है, सर आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से हमने अभी EU के साथ ट्रेड एग्रीमेंट किया है, इससे पहले भी हमने कई ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं कई देशों के साथ, कैसा लग रहा है आपको कि इस समय हमारा जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो कितनी मजबूत है अगर वैश्विक रैंकिंग के हिसाब से भी देखें तो? देखिए, जैसा कि आपने बताया कि ये बजट एक ऐसे वक्त के अंदर प्रस्तुत किया जा रहा है कि जब पूरा विश्व एक
आर्थिक उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है और इसके अंदर ने भारत ने बहुत ही साहसिक कदम उठाया है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा हमेशा से प्रोटेक्शनिस्टिक रही और उसके कारण हमारी कॉम्पिटिटिवनेस बहुत प्रभावित हुई। तो मुझे लगता है कि अब सरकार को ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया है कि प्रोटेक्टेड इकोनॉमी रहने से हम अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कॉम्पिटिटिव नहीं होंगे और हमने एक बहुत ही एक मेजर्ड पैमाने के अंदर देश को खोला भी है और उसके साथ में हमारे देशों को 99% भारतीय प्रोडक्ट्स को यूरोपियन यूनियन के अंदर एक मुक्त व्यापार मिलेगा, मतलब 0% टैरिफ या लो टैरिफ और अनेक चीज़ें हैं उसमें। तो एक तो ये कि जो हमारे कुछ प्रोडक्ट थे अब उनका शेयर जैसे टेक्सटाइल है, गारमेंट है, तो अब आप अगर उसको देखते हैं तो उसका शेयर एक्सपोर्ट में पिछले 20 साल में काफ़ी कम हुआ है। 25 साल में आप देखिए कि पहले जो 14-15% शेयर था वो 4 से 6% के बीच में रह गया है। लेकिन फिर भी बहुत सारा सेक्टर ऐसा है कि जो लेबर इंटेंसिव है और इस लेबर इंटेंसिव हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे ये है या MSME है, लेबर इंटेंसिव हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है कि लोगों को रोजगार मिले और ये बढ़ता रहे। तो उसका हमको उसके अंदर बाजार के अंदर ड्यूटी फ्री एंट्री मिलेगी और वो मुझे लगता है कि इस बजट के अंदर अब ये है कि क्योंकि वहाँ के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ज़्यादा हैं तो उसको ध्यान में रखते हुए कि कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द इंडियन प्रोडक्ट, कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चरिंग और कॉम्पिटिटिवनेस ऑलमोस्ट कॉम्पिटिटिवनेस इन अवेलेबिलिटी ऑफ द कैपिटल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से कहते हैं आत्मनिर्भर भारत के विजन के साथ, लेकिन अब वो एक और बात जोड़ते हैं कि अगर हम इसमें आत्मनिर्भरता लानी है और दूसरे देशों पर निर्भरता कम करनी है तो अपनी क्वालिटी को भी यहाँ इंप्रूव करना होगा और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर जोर दे रहे हैं। आज देखना होगा कि बजट में भी क्या इसको लेकर कोई बातें सामने आती हैं कि नहीं। प्रोफेसर राकेश मोहन, एक चीज ये भी समझना चाहेंगे आपसे कि जब हम दूसरी मार्केट या इंटरनेशनल मार्केट के साथ कम्पीट कर रहे हैं तो यहां पर यह बात भी समझने की जरूरत है कि MSME पर विशेष फोकस भी रहना चाहिए। इस तरह के जो चैलेंजेस वो फेस करेंगे, क्या आपको लगता है कि इस बजट में कुछ इस तरह की चीजें जो हमारे लेबर जो फोर्स के लिए या जो हमारे सर्विस सेक्टर है या जो हमारे MSMEs हैं उनके लिए इस तरह से विशेष हो सकेगा, क्योंकि हम एक इंटरनेशनल मार्केट के साथ कॉम्पीट करने जा रहे हैं? हाँ, देखिए MSME की जो 2-3 समस्याएं हैं सभी को पता है कि उनकी अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस, तो उसके फैसिलिटेशन का कोई ना कोई रास्ता जो है या फैसिलिटेशन पे कोई ना कोई स्कीम होनी चाहिए। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो MSME की प्रॉब्लम है उनकी कॉम्पिटिटिवनेस इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी। अब और धीरे धीरे आप देखिए कि बाजारों के खुलने से ये सेक्टर एक प्रोटेक्शनिस्टिक उससे थोड़ा सा बाहर आ रहे हैं, तो इनको कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि अब ये MSMEs को भी समझ में आ गया है, क्योंकि अब विदेशों के प्रोडक्ट भी भारत में आएंगे और उसके साथ भी कि इतना प्रोटेक्टेड रहने से अगर आपका प्रोडक्ट अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कॉम्पिटिटिव नहीं है तो परेशानी फेस करनी पड़ेगी। तो इसलिए लगता है कि उनकी कॉम्पिटिटिवनेस उसमें अवेलेबिलिटी, निवेश बढ़ाना है तो अपनी क्वालिटी को इंप्रूव करना होगा, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ानी होगी। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। बिल्कुल रुक रहा है एक ब्रेक के लिए। क्या आपकी कार पार्किंग में सेफ है? मैं वेट करता रहा गेस्ट का। मेडिकल इमरजेंसी का खर्चा कौन देगा? सिर्फ लॉक करने से घर सेफ थोड़ी ना होता है। टेंशन लोगे तो दिमाग तो घूमेगा ही। थोड़ा सिंपल सोचो, नेशनल इंश्योरेंस के मेडिक्लेम, मोटर्स, हाउस होल्डर्स एंड शॉपकीपर इंश्योरेंस के साथ। नेशनल इंश्योरेंस, सुरक्षा आपकी, जिम्मेदारी हमारी। संडे को भी लैपटॉप पे लगे हो? अरे काम वाम छोड़ो, लाइफ में थोड़ा इंटरेस्ट लो। आपके लिए रिक्लाइनर चेयर ऑर्डर कर रहा हूँ, ये देखो। अरे इतनी महंगी चेयर क्यों ले रहा है? आप ही कहते हो लाइफ में ज्यादा इंटरेस्ट लो। अब जब ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है तो कहीं खर्चने तो दो। ज्यादा इंटरेस्ट? स्टेबल मनी पे घर बैठे FD कराएं और पाएं 8% तक इंटरेस्ट। स्टेबल मनी, इंडिया का FD बुकिंग ऐप, डाउनलोड नाउ। सोच रहा हूँ टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले लूं ताकि मेरे बाद फैमिली को पैसों की कमी ना हो। तू भी ले ले। अबे जल्दी क्या है, बाद में देख लेंगे। आराम से आराम से आराम से। अब तक कुणाल को हार्ट अटैक आ गया यार। पॉलिसी बाजार पर 0 GST के साथ अब 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज मैसेज।
मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। यूपीआई कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। क्या आपकी कार पार्किंग में सेफ है? मेडिकल इमरजेंसी का खर्चा कौन देगा? सिर्फ लॉक करने से घर सेफ थोड़ी ना होता है। टेंशन लोगे तो दिमाग तो घूमेगा ही। थोड़ा सिंपल सोचो, नेशनल इंश्योरेंस के मेडिक्लेम, मोटर्स, हाउस होल्डर्स एंड शॉपकीपर इंश्योरेंस के साथ। नेशनल इंश्योरेंस, सुरक्षा आपकी, जिम्मेदारी हमारी। ब्रेक के बाद बिल्कुल निखिल, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं प्री बजट पर हमारा ये विशेष पेशकश बजट 2026, जहां आपसे बस 15 मिनट का समय रह गया जब लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इतिहास रचेंगी। नवीं बार वो बजट पेश करने वाली हैं और हर वर्ग को इस समय उम्मीद है कि किसकी जेब खाली होगी या किसकी जेब भरेगी। और लगातार डीडी न्यूज आपको सरल, सीधी, सटीक भाषा में बता रहा है कि ये बजट से जो उम्मीदें लगाकर आप बैठे हैं वो बजट किस तरीके का हो सकता है और हर सेक्टर को क्या इस समय मिल सकता है। हमारे साथ दो विशेष मेहमान जुड़े हुए हैं। दक्षिता दास इस समय ऑनलाइन माध्यम से जुड़ी हुई हैं, वही साथ ही साथ हमारे साथ एक और मेहमान राकेश मोहन जोशी जो कि वाइस चांसलर हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। और लगातार प्रोफेसर जोशी, जब से हमने अभी 22वां समझौता अगर कहा जाए एफटीए जो कि है यूरोपियन यूनियन से, उसके बाद ये लगातार बात सामने आ रही है कि किस तरह से हमने अपने फार्मर्स को, हमने अपने डेयरी सेक्टर को, पोल्ट्री को किस तरह से इसको प्रोटेक्टिव किया है, ये भी देश को जानने की जरूरत है। आपको लगता है कि बजट में कुछ इस तरह के रिफॉर्म्स जो है वो जारी रख सकते हैं जो हमारे किसानों को बूस्ट तो देंगे लेकिन साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित करेंगे कि इंटरनेशनल मार्केट में उनके प्रोडक्ट्स की पहुंच हो? नहीं, इसमें दोनों चीज़ें। इस समझौते के अंदर जैसा कि आपने देखा कि हमने डेयरी और एग्रीकल्चर से संबंधित जो सेंसिटिव प्रोडक्ट थे उनको हमने दूर रखा है। और अब मुझे लगता है कि दुनिया के सभी देशों को हमारे नेगोशिएशन से समझ में आ गया है कि ये सेंसिटिव हमारे लिए कितने सेंसिटिव हैं ये सेक्टर्स, और इसलिए इनको समझौते से दूर रखा गया है। कई किसी जिस देशों में समझौता हमारा नहीं हो रहा है या अटका हुआ है तो ये सेक्टर एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स रहे हैं। अब सरकार का ध्यान ये रहेगा कि अभी हमने इनको प्रोटेक्ट किया है, बट एक मीडियम टर्म में या लॉन्ग टर्म में हमको इनको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कॉम्पिटिटिव बनाना होगा, जिससे हमारी प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस दुनिया में रह सके, क्वालिटी कॉम्पिटिटिवनेस रह सके, और उसके ऊपर उससे संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर भी है और इन प्रोडक्ट्स की कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाने में, इनके मार्केटिंग के अंदर भी इसमें ध्यान देना होगा। तो ये मुझे लगता है कि ऐसी कोई ना कोई बजट के अंदर घोषणा होने की उम्मीद है। और आप डेयरी में आप देखिए कि भारत आज की तारीख में दुनिया का सबसे बड़ा विश्व का मिल्क प्रोड्यूसर कंट्री हो गया है। 139 मिलियन मेट्रिक टन मिल्क पर ईयर, और उतना यूरोपियन यूनियन से दुगने से भी ज्यादा हम देश दूध का उत्पादन करते हैं। हमारी खपत भी दुनिया में सबसे ज्यादा है और खपत आने वाले टाइम में बढ़ने वाली भी हमारी सबसे ज्यादा है। तो उस पोटेंशियल को देखते हुए प्रोसेसिंग डेयरी में है हमारी, वो विश्व स्तर की प्रोसेसिंग है डेयरी में, लेकिन एग्रीकल्चर के दूसरे प्रोडक्ट्स में जिसमें वेस्टेज है, वेस्टेज कंट्रोल है, उसकी प्रोसेसिंग फार्म के ऊपर है और फार्म टू पोर्ट है, उस पूरी प्रोसेसिंग के अंदर मुझे लगता है कि गवर्नमेंट विल लुक एट द एंटायर सप्लाई चेन एंड प्रोवाइड सर्टेन इंसेंटिव। मुझे लगता नहीं है कि छोटे मोटे इंसेंटिव होंगे। मोस्ट इंसेंटिव आई फील इन द बजट आर लाइकली टू बी समथिंग रिलेटेड टू एंटायर सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर। बिल्कुल। दक्षता जी, यहाँ आम आदमी क्या सोचता है? आम आदमी बजट से ये सोचता है कि क्या उसको लोन ज्यादा तो नहीं देना पड़ेगा, सेविंग्स उसकी कैसे होगी, ईएमआई ज्यादा तो नहीं भरनी पड़ेगी। तो अगर बैंकिंग के लिहाज से बात की जाए इस अलग अलग फैक्टर्स को लेके, तो क्या उम्मीद की जा सकती है? कुछ तो सरकार को करना पड़ेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट डाउन हो रहा है और आम आदमी स्मॉल सेविंग्स की तरफ अपना रुझान दिखाता है। इस साल भी जो आंकड़े अभी आए हैं इस हफ्ते, उसमें दिखाया गया है कि आम आदमी स्मॉल सेविंग्स की तरफ आकर्षित है। तो वहां पर अगर आप देखा जाए तो पीपीएफ वगैरह के रेट एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेड रेट है।
फिक्स डिपॉजिट के रेट आपके कम होते जा रहे हैं और उस पर एक टैक्स का भी एलिमेंट है। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि जो पार्ट बी होगा फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच का, जो वित्त मंत्री का स्पीच होती है उसके 2 भाग होते हैं जी। तो जो आपका टैक्स वाला पोर्शन है सभी लोग उम्मीद करेंगे कि उसमें कुछ ना कुछ रियायत दी जाए और नहीं तो सीनियर सिटीजन्स के लिए आ जाए, क्योंकि ये जो टैक्स 30% का है ये सभी को कष्टदायक लगता है और हम आम आदमी देखा जाए वैसे भी जी उतार चढ़ाव चल रहा है बिल्कुल। दक्षिता जी आप हमारे साथ, लेकिन एक विशेष जानकारी हमें अपने दर्शकों तक देनी है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अब से कुछ ही देर में बजट पेश करने वाली है निखिल। बिल्कुल, और कैबिनेट बैठक में बजट को मंजूरी मिल चुकी है, ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मोदी सरकार का 3.0 मोदी सरकार 3.0 का जो तीसरा बजट है उसको मंजूरी कैबिनेट की बैठक में मिल चुकी है। वित्त मंत्री ने राष्ट्रपति भवन जाकर राष्ट्रपति से इसकी अनुमति ले ली थी। ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी जहां प्रेसिडेंट ने उनको दही चीनी खिलाकर बजट की दही चीनी खिलाई थी, उनको शुभकामनाएं दी थी और वित्त मंत्री ने उनको बजट की कॉपी सौंपी थी। तो ये सारी तस्वीरें हम आपको दिखा चुके हैं, यानी कि काउंटडाउन का जो समय है वो लगातार कम होता जा रहा है। लगभग 10 मिनट 11 मिनट का समय अब रह गया है 11 बजने में, और उसके साथ ही साथ देश के तमाम लोग, ये कहूँ कि दुनिया भर में जहां भी भारतीय हैं या जो दूसरे लोग हैं, उन सब की जो निगाहें हैं वो भारत के इस बजट पर, जहां पर 140 करोड़ भारतीयों को इस बजट की उम्मीदें हैं। और जिस तरह से हम अभी प्रोफेसर जोशी के साथ चर्चा कर रहे थे कि दरअसल जब भारतीय इकोनॉमी लगातार खुल रही है और हमारे पास दुनिया भर के मार्केट्स आ रहे हैं, ऐसे में दुनिया भर की निगाहें इस बजट पर जरूर होगी। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और प्रोफेसर राकेश मोहन जोशी के पास चलेंगे। प्रोफेसर, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। भारत के सहकार की